प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एमआर स्टडी किंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन और ये 7वां चैप्टर है जो कि कक्षा 11 का चैप्टर है। आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है नीट के लिए। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया है। एनसीईआरटी कह रही है कि आपने पहले ही एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर एक कोशिका, बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर अर्थात अनेक दो से अधिक बहुत सारी कोशिकाएं के जीवों का आपने बहुत अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो जो एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त क्रियाएं हैं वह जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, जो कि एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न होती है। जो बहुकोशिका होती है वो बहुकोश के प्राणी होते हैं। उनका जो शरीर है वह जटिल प्रकार का है, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं, जैसे जनन, पाचन, श्वसन, जनन। ये सभी क्रियाएं हैं वह अलग अलग कोशिकाओं के समूहों के द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है। जो सरल प्राणी है हाइड्रा, उसका शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। जिसके अंदर जो हाइड्रा है उसके अंदर प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। जो मनुष्य का शरीर है वह अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं, ये जो सभी कोशिकाएं हैं मनुष्य के अंदर, ये सभी एक साथ कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उनके अंदर समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों के साथ एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का संगठन ऊतक कहलाता है। यही बात इतनी सी यहाँ तक लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ऊतक के बारे में, कि समान समूह कोशिकाओं का एक विशेष कार्य को करता है, वही ऊतक कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है, एनसीईआरटी कह रही है कि हमें आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। इन 4 अंगों का निर्माण करते हैं। ये सभी इकट्ठे होकर संगठित होकर इन 4 अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग हैं आमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। क्या है? अंग। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग मिलकर अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। आप समझ गए होंगे। 2 अंग या 2 से अधिक अंग भौतिक एवं रासायनिक क्रिया करने के पश्चात एक निश्चित कार्य को कंप्लीट करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। समस्त शरीर की जो पूरी बॉडी की जो जैविक क्रियाएं हैं कोशिका, ऊतक,
अंग अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं कोशिका की जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, कोशिका या ऊतक या अंग तथा अंग तंत्र की जो भी जैविक क्रियाएं हैं वह श्रम विभाजन के द्वारा कंप्लीट होती हैं और पूरे शरीर में जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं और पूरे शरीर के अंदर जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। ये हमारी अगली हेडिंग है, अंग और अंग तंत्र। बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की संरचना करते हैं या रचना करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग तथा अंग तंत्र की रचना करते हैं। जो ऊतक है हमारे, वो एकजुट होकर संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इस तरह की जो संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। ये जो लाखों कोशिकाओं का समूह है, संगठन है, वह जीव की सभी क्रियाओं को अधिक सही तरीके से सही दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। शरीर का प्रत्येक अंग है, जैसे हमारा आमाशय, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। शरीर का प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ये जो हमारे अंग मैंने बताए हैं आपके लिए, वो 4 प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। उदाहरणतः हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। जो हमारा हृदय होता है उसके अंदर चारों तरह के ऊतक होते हैं। जैसे और ऊतक कौन कौन से होते हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। ये 4 तरह के ऊतक होते हैं। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको मेढक की शारीर, एनाटॉमी और आकार की मॉर्फोलॉजी की संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये जो हमारा अध्याय है, प्राणियों में संरचनात्मक एवं संगठन, ये इस अध्याय में हम मेढक की शरीर, एनाटॉमी और आकार की संगठन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में आकार की आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाहर देखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। जो हमारी आकार की है वह बाह्य संरचना या बाहर से व्यक्ति कैसा दिखता है उसके आकार को, उसकी संरचना का अध्ययन हमें कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकार की शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकार की का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। जो हमारे प्राणी हैं उनके संबंध में आकार की का मतलब यह है कि शरीर के बाह्य अंगों की बनावट कैसी है, बाहर से व्यक्ति कैसा दिखता है, शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन हमारा आकार की है प्राणियों के संदर्भ में। प्राणियों में शरीर की पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। जो प्राणियों का शरीर है उसमें पारंपरिक मतलब है कि आंतरिक अंगों की संरचना से अध्ययन से है। अब आप मेढक के आकार के एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो कि कशेरुक का प्रतिनिधित्व करता है। मेढक के आकार की तथा शारीरिकी का अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, जो कि कशेरुक का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं आगे मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। जो मेढक है वह मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है उसके एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। जो भारत के अंदर जो मेढक पाए जा रहे हैं उनकी सामान्य जाति है राना टिग्रिना। इसके शरीर तथा ताप स्थिर नहीं होता है। इसके शरीर का जो ताप है वह स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।
जो शरीर का जो टेम्परेचर है वह वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियततापी कहते हैं। ये जो मेंढक है, मेंढक के प्रकार के जो प्राणी हैं उनके लिए असमतापी या अनियततापी कहते हैं। असमतापी मतलब कि बाहर के टेम्परेचर के अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है वो। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए, जो मेंढक का रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, जिस समय ये मेंढक घास या नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। जैसे ये घास या नम जमीन पर होते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिसे छद्मावरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण मिमिक्री कहते हैं। ये जो इन्होंने रंग परिवर्तन किया है अपने शरीर का घास या नम जमीन पर, इसे छद्मावरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। मेंढक शीत या ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं ये? इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। जब ये शीत व ग्रीष्म ऋतु में दिख ही नहीं रहे हैं तो यह गहरे गड्ढों के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अगर ये सर्दियों में जा रहे हैं तो इसे शीत निष्क्रियता, अगर ये गर्मियों के अंदर गहरे गड्ढों के अंदर जाते हैं तो इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। और यहाँ पे कुछ मेंढक का डायग्राम दिया हुआ है। ऊपर सिर है, बाहर की ओर निकली हुई इसकी आंखें हैं। ये अग्रपाद है, ये पश्चपाद है। अग्रपाद की पहली उंगली जो कि फूली हुई होती है, जिसे मैथुनांग कहते हैं, तथा नर मेंढक के अंदर बागकोष होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं मेंढक की बाह्य आकार की। मेंढक की बाह्य आकार की क्या होती है? क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? अब हम मेंढक की बाह्य आकार की बाहर की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? मेंढक की त्वचा श्लेष्मायुक्त म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। जो मेंढक की त्वचा है वह चिकनी और फिसलनी होती है क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है मेंढक की त्वचा के ऊपर, जिसके कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है, सदैव हमेशा गीली रहती है। त्वचा इसकी फिसलनी चिकनी होती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। मेंढक की जो ऊपरी सतह है वह धानी हरे रंग की होती है तथा जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, तथा मेंढक की जो ऊपरी त्वचा है उसके ऊपर ही अनियमित धब्बे भी होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। जबकि जो नीचे की सतह है उसकी मेंढक की वह हल्की सी पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता है बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। जब वह पानी पी नहीं रहा है तो क्या करेगा पानी? बल्कि त्वचा के द्वारा इसका अवशोषण कर रहा है। पानी वो पी नहीं रहा है मुख से, बल्कि त्वचा के द्वारा इसका अवशोषण कर रहा है मेंढक। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। जो मेंढक का शरीर है वह सिर तथा धड़ दोनों में विभाजित रहता है, मतलब दो भागों में विभाजित है। पूँछ व गर्दन का अभाव होता है। जो मेंढक का शरीर है उसके अंदर पूँछ नहीं होती है, गर्दन नहीं होती है, इन दोनों चीज़ों का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। जो मेंढक है, मेंढक के मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। वह आंखें बाहर की ओर निकली होती हैं, वह निवेशक पटल से ढकी होती हैं। जो मेंढक की आंखें हैं बाहर की ओर निकली होती हैं तथा निवेशक पटल से ढकी हुई होती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। जिससे जो निवेशक पटल से ढकी होने का कारण क्या है? कारण इसका यह है ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान टिपेनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं। आंख जो है इसके दोनों ओर कान जैसे टिपेनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करके जो ध्वनि के संकेत होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चात चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का कार्य करते हैं। जो आगे वाले पैर हैं तथा पीछे वाले जो पैर हैं वह मेंढक को चलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए काम करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं।
जो अग्रपाद होता है मेढक का, उसमें 4 उँगलियाँ होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 उँगलियाँ होती हैं। मेढक के आगे वाले पैरों में 4-4 उँगलियाँ होती हैं, पीछे वाले पैरों में 5-5 उँगलियाँ होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। जो मेढक के पीछे वाले जो पैर होते हैं 2, वह लंबे तथा मांस से भरे हुए होते हैं, लंबे होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पश्चपाद होते हैं मेढक के, वह झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली युक्त उंगली होती है, झिल्ली युक्त उंगली जैसे उनकी उंगली होती है, वहाँ पे एक झिल्ली होती है जिसको तैरने के लिए, जल में तैरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक तीव्रता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज़ उत्पन्न करने वाले वाक्कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं होते हैं या नहीं मिलते हैं। जो मेढक होता है हमारा, उसमें जो नर मेढक होता है उसकी पहचान ये है कि मेढक वाक्कोश का अर्थ वो टर की आवाज़ जो निकालते हैं, वोकल सैक टर की आवाज़ निकालते हैं, ये उनमें नर मेढक की आवाज़ निकालते हैं। मादा मेढक ये आवाज़ नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके अंदर वाक्कोश नहीं पाए जाते हैं तथा जो नर मेढक है उसकी अग्रपाद की उंगली में मैथुनांग होते हैं। जो अग्रपाद है उसकी पहली उंगली होती है वह फूली हुई होती है जिसे मैथुनांग कहते हैं और ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। ये जो अंग बताए हैं ये मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं मेढक की आंतरिक आकार की। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने मेढक की बाह्य आकार की पढ़ी थी, अब हम मेढक की आंतरिक आकार की पढ़ेंगे। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संरक्षण तंत्र, रणतंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्तित संरचनाओं एवं कार्य युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि से बना होता है। मेढक का जो पाचन तंत्र है वह आहार नाल तथा आहार ग्रंथि से बना हुआ होता है। मेढक मांसाहारी होता है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। जो मेढक की आहार नाल है वह लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है। मेढक का मुख है वह मुख गुहिका में खुलता है जो ग्रसनी से ग्रसिका तक जाती है, जो कि ग्रसनी से ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र से फिर मलाशय और अंत में अवस्कर द्वार बाहर खुलता है। इसका मुंह गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है जो ग्रसिका तक जाती है तथा यकृत पित्तरस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। तो अब जो यहाँ पे मेढक का क्या क्या होता है, द्वारा से मुख का जो 1 by 1 समझते हैं। पहले मेढक का मुख है वो मुख गुहिका में खुलेगा, मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका से ग्रसनी से ग्रसिका से फिर अमाशय से फिर आंत्र से फिर मलाशय से जो एंड में जाता है अवस्कर द्वार, जिसे क्लोका कहते हैं। क्लोका द्वारा बाहर वो वेस्ट पदार्थ है वह निकल जाता है, अपचित पदार्थ भोजन वह निकल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है एनसीईआरटी जो कह रही है हमारी, इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत जो लीवर है, लीवर पित्तरस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है, पित्ताशय के अंदर एकत्रित हो रहा है लीवर के द्वारा। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस को स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जो अग्नाशय है वह अग्नाशयी रस स्रावित कर रहा है जिसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। मेढक जो है वह उसकी जीभ 2 बालित होती है तथा वह भोजन का शिकार पकड़ने के लिए इस जीभ का उपयोग करता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों ये भोजन का पाचन है वह अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपचित भोजन कायम कहलाता है जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्रस्तुत करती है। पित्तरस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेटों तथा प्रोटीन का पाचन करता है।
पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचन की जो अंतिम प्रक्रिया है वह आंत के अंदर होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकों द्वारा अवशोषित होते हैं। जो पचित भोजन है वह आंत के अंदर अंकुर तथा सूक्ष्मांकों द्वारा अवशोषित होता है। अपचित भोजन जो अपचित भोजन है वह अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो मेढक जल व थल दोनों स्थलों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। जो मेढक है वह जल व थल दोनों स्थानों पर विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। मेढक की त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। मेढक की जो जल के अंदर त्वचा है श्वसन करने का कार्य करती है या जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इससे त्वची श्वसन कहते हैं। मिश्रण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वह मिश्रण द्वारा इसका विनिमय होता है। विनिमय अर्थात आदान प्रदान होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। जल के अंदर मेढक जो है वह अपनी त्वचा से ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहा है तथा जल के बाहर जमीन पर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करता है। अर्थात तीन चीज़ों के द्वारा वह जल के बाहर सांस ले रहा है। त्वचा, मुख, गुहा, फेफड़े। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े के द्वारा श्वसन जो है वह फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। जो मेढक के जो फेफड़े हैं वह लंबे अंडाकार और गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के बच्चे भाग में पाई जाती हैं। मेढक के देह गुहा के बच्चे भाग में पाई जा रही हैं। कैसी संरचना है? एक लंबी, दोनों संरचना लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं हैं। जो मेढक के फेफड़े हैं वह लंबे अंडाकार गुलाबी रंग के थैलीनुमा संरचनाएं होते हैं जो देह गुहा के बच्चे भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। वायु जो है वो नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता अर्थात जो गर्मियों के समय में ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है तो वह गहरे गड्ढों में चला जाते हैं तथा शीत निष्क्रियता ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वह गहरे गड्ढों के अंदर चले जाते हैं। जब गहरे गड्ढों के अंदर चले गए हैं तो मेढक सांस कैसे लेंगे? तो सांस लेने का कार्य उनकी त्वचा से करते हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। मेढक का जो परिसंचरण तंत्र है वह सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। जो मेढक है, मेढक का परिसंचरण तंत्र है, जो हृदय है, हृदय के अंदर जो ब्लड आ रहा है वह ऑक्सीजन वाला आ रहा है और बिना ऑक्सीजन वाला आ रहा है रक्त, और दोनों रक्त जो आ रहे हैं वह एक साथ मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। जो लसिका तंत्र है वह लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों के द्वारा बना होता है। ऐसे ही रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है हमारा खून का जो परिसंचरण तंत्र है वह हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बना होता है। इन तीनों चीज़ों से बना हुआ होता है। इसी प्रकार से लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। जो हृदय जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोणीय संरचना जिसे सिराकोटर साइनस वेनोसस कहते हैं। हृदय के दाहिने आलंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। जो सिराकोटर है वो हमारा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर थैलीनुमा संरचना धमनी शंकु होता है। जो हृदय की अधर सतह है,
हृदय के आधार सतह पर दाएं आलिंद, जो दायां आलिंद है मेढक का, उसके ऊपर थैलीनुमा संरचना जिसे धमनी शंकु होता है, जिसे निलय कहते हैं। निलय, जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। हृदय, जो मेढक का हृदय है वह त्रिकोणीय है। परिसंचरण तंत्र क्या है? त्रिकोणीय है। रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। जो मेढक का जो शरीर है, मेढक मतलब जो हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से एक रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती हैं या पहुंचाती हैं। जो शिराएं हैं विभिन्न भागों में रक्त को एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती है। चलिए अब देखते हैं आगे की। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों में पाई जाती हैं। निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र, वृक्क निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। जो इनका रक्त है प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु जिसे रक्ताणु कहते हैं, तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे श्वेताणु, तथा पट्टिकाणु जिसे प्लेटलेट कहते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक है वह हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। इनमें इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये जो कणिकाएं हीमोग्लोबिन, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। जो लसिका है वह ब्लड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। लसिका है, लसिका के अंदर प्रोटीन नहीं है और लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण तंत्र मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। जो परिसंचरण तंत्र के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जलों को नियत स्थानों तक ले जाता है। जो परिसंचरण के दौरान रक्त पोषक, गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। जो रुधिर परिसंचरण है वह हृदय जो होता है उसका मांसल होता है, उसकी पंपन क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में एक पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। जो मेढक के शरीर के अंदर नाइट्रोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको बाहर निकालने के लिए मेढक के अंदर एक संपूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। मेढक के अंदर उत्सर्जी अंग में मुख्य एक जोड़ी तो उसके अंदर किडनी है, मूत्रवाहिनी है, अवस्कर द्वार है, मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सैम आकार के होते हैं। ये गहरे मेढक की जो किडनी है यह गहरे लाल रंग के सैम आकार के होते हैं। कैसे? लाल रंग है और सैम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुकी की डंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। और जो मेढक की देह गुहा है उसमें थोड़ा सा पीछे की ओर होते हैं, कशेरुकी की डंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों जैसे मूत्रजनन नलिकाओं व वृक्काओं का बना होता है। जो मेढक का जो वृक्क अर्थात जो किडनी है वह कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजनन नलिकाओं व वृक्काओं का बना हुआ होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। जो मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुल रही है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। जो मादा मेढक होता है उसके अंदर मूत्रवाहिनी तथा अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है। मूत्राशय जो है उसके ऊपर एक पतली दीवार होती है, वह मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है। जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है। मेढक जो है वह यूरिया का उत्सर्जन भी कर रहा है, इसलिए इसे
यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। मेढक जैसे मेढक जो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है, मेढक यूरिया के लिए अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है, इसलिए मेढक को यूरिया उत्सर्जी प्राणी भी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुँचते हैं, जहाँ पर ये अलग अलग कर दिए जाते हैं। जो उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क किडनी में पहुँचते हैं, किडनी से पहुँचने के बाद जहाँ से अलग अलग कर दिए जाते हैं किडनी से, और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। मेढक के अंदर नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व तंत्र दोनों पाए जाते हैं। इनके अंदर अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियाँ और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न भागों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है। जो मेढक के विभिन्न भाग हैं उनमें आपसी समन्वय कुछ रसायनों के द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक के जो भी हार्मोन हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक का मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, अवटु जिसे थायराइड कहते हैं, परावटु जिसे पैराथायराइड कहते हैं, थाइमस जिसे पीनियल का है, पीनियल ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय द्वीपिका जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क जिसे एड्रेनल कहते हैं, और जनन जिसे गोनाड कहते हैं। तंत्र का तंत्र मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोमिक नर्वस सिस्टम तथा अनुकंपी तथा परानुकंपी जिसे तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। जो मेढक का मस्तिष्क है उससे 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। जो मेढक का मस्तिष्क है वह हड्डियों, मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मेढक का जो मस्तिष्क है वह हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर रहता है। मेढक का जो मस्तिष्क है वह हड्डियों के द्वारा बना हुआ मस्तिष्क बॉक्स होता है। यह कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित हुआ है। मेढक का जो ब्रेन है वह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियाँ, जुड़वा युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। डायनसिफिलन होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक्पालियों का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ओब्लंगेटा का बना होता है। मेडुला ओब्लंगेटा महाराद्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब देखते हैं मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, गंध, नासिका उपकला, दृष्टि, नेत्र व श्रवण कर्णपटय या आंतरिक कर्ण, ये सभी इसके अंदर संवेदी अंग हैं। इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। जो तंत्रिका के सिरे हैं उन पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक के बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। मेढक के बाहर जो होता है वह कर्ण कान जो होता है बाहर से देखने पर जो संरचना है वह बाहर वाला जो कान होता है मनुष्य के बाहर जो होता है वह मेढक के बाहर अनुपस्थित होता है। केवल कर्णपट बाहर की ओर दिखाई देता है। केवल कर्णपट ही बाहर दिखाई देता है। जो कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। कान है वह एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। जो मेढक का नर जननांग है उसके अंदर एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिका संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क के
में धस जाती हैं। अर्थात मेढक के नर जनन तंत्र अलग और पूर्ण सुव्यवस्थित होता है। मेढक में एक जोड़ी पीले टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टिस के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण टेस्टिस से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धस जाती हैं। वृक्क में ये विडर नाल में खुलती हैं। जो वृक्क है किडनी, उसमें विडर नाल में खुलती हैं और अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती हैं और मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती हैं। किडनी से बाहर आकर वो अवस्कर में खुल रही हैं। अवस्कर एक छोटा मध्यकक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। उत्सर्जी पदार्थ को भेज रहा है, मूत्र को भेज रहा है, शुक्राणुओं को भेज रहा है। अवस्कर एक छोटा मध्यकक्ष होता है। इसका कार्य ये है, इन तीनों चीज़ों को बाहर निकालने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, जो कि इनके अंदर निषेचन है और पानी के अंदर होता है। 2500 से 3000 अंडे एक परिपक्व मादा एक बार में दे सकती हैं। भ्रूण परिवर्तन लार्वा के मध्य से होता है। जो भ्रूण का परिवर्तन है वो लार्वा के माध्यम से होता है, जो कि पानी के अंदर होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। जो मेढक का लार्वा है वह टेडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। मेढक जो है मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है तथा फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। जो मेढक है वे वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है। कुछ देशों में मांसलपाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। मांसलपाद कौन सी है? मेढक की जो पीछे वाली दोनों पैर हैं वह मांसलपाद लंबे तथा मांसल होते हैं, जो कुछ देशों के अंदर ऐसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन ये हमने NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली है। तो धन्यवाद।